हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने कोकरिकुलर को लेकर एक वीडियो लेके आया हूं। इसमें पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये पेपर बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिस्कस कर चुका हूँ। ये पार्ट 4 है जो कोकरिकुलर का लास्ट लेक्चर होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 हैं जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे। बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कोई भी नई अपडेट हो वो आपके तक पहुंच जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी करें। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स ओनली, कंज्यूमर ओनली, नहीं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, या एबायोटिक फैक्टर ओनली। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, परितंत्र संरचना में निम्न से क्या शामिल है। तो यहाँ पे जो होगा एबायोटिक फैक्टर ओनली नहीं, ये भी आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं दोनों होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर में हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आ जाते हैं, और एबायोटिक फैक्टर में हमारे जो होते हैं वो क्या आते हैं। एबायोटिक फैक्टर में हमारे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर है, टेम्परेचर है, विंड है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी जो हमने किया है ये रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि जो ऑप्शन है वही हमें लग रहा है यहाँ पे गलत बन गए, क्योंकि यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर मेनली। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर मेनली, परितंत्र में प्राथमिक उत्पादक मुख्यतः होते हैं। परितंत्र में जो प्राइमरी उत्पादक होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं। कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, इसके बाद फूड वेब रिप्रेजेंट्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। जो परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कौन? फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। फूड चेन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो फूड वेब को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा किसका पिरामिड जो होता है वो अपराइट होता है। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो इज एन इकोसिस्टम इज। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसा होता है? हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। तो राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजर मेनली इंक्लूडेड। जो अपघटक मुख्यतः होते हैं वो क्या होते हैं? वो फंजाई एंड बैक्टीरिया, जैसे कि बोले कवक या जीवाणु, ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर हैं। एल्गी क्या होते हैं? प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ कंज्यूमर की तरह काम करते हैं, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। तो जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जो क्वेश्चन के इंग्लिश में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि डिकम्पोजर मेनली इंक्लूड्स, तो इसके नीचे क्वेश्चन का हिंदी वर्जन दिया है। अपघटक मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं? एल्गी, बोले तो शैवाल, जैसे हिंदी इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू। इंसिटू संरक्षण का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है जो कंजर्वेशन है वो ऑन साइट हो, मतलब कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसका वहीं पर उसका कंजर्वेशन या उसको संरक्षण कर दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इंसिटू कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। एक्सिटिव कंजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज नॉट ए। तो ये जो तीनों दे रखे हैं पूछे जा सकते हैं कि इंसिटिव कंजर्वेशन के एग्जाम्पल क्या है। तो ए बी सी जो तीनों दे रखे हैं, ए बी सी, ये तीनों किसके हैं? इंसिटिव कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर पूछा क्वेश्चन में क्या है? एक्सिटिव कंजर्वेशन का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा सी। जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, ठीक है, हर्बेरियम हो गया है, ये सारी चीजें क्या हैं? एक्सिटिव कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। हर्बेरियम में तो जैसे ड्राई प्लांट ही रखे जाते हैं, लेकिन एक कंजर्वेशन, जम प्लांट कंजर्वेशन का तो काम करते ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज करेक्टराइज्ड बाय। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वो किसके लिए करेक्टराइज्ड हैं?
उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता है हाई एंडेमिज्म, मतलब उच्च स्थानिकता, वो एंडेमिक कंडीशन को ज्यादा शो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है इंडिविजुअल रोल इन पोल्यूशन कंट्रोल इंक्लूड्स, प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका में शामिल है क्या? वेस्ट सेग्रीगेशन, कचरा पृथक्करण, ये एक इंडिविजुअल का रोल है पोल्यूशन कंट्रोल में। राइट आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मेनली अफेक्ट्स, जनसंख्या विस्फोट मुख्यतः किसको प्रभावित करेगी? जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रभावित, प्राकृतिक संसाधन हैं उनको क्या करेगी? वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो प्रकृति का अगर संसाधन को अफेक्ट करी तो क्लाइमेट में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, बोले तो सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है डेवलपमेंट मीटिंग प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, जो हमारी पूर्ति है बिना भविष्य के नुकसान के हो, उसी को क्या कहते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर को हम ना पहुंचाए और हमारी जरूरतें पूरी होती रहें, उसी को क्या कहते हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जो सतत विकास का अवधारणा है वो अवधारणा को लोकप्रिय किया गया किसके द्वारा? वो ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा। किसे? ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया? पॉपुलराइज किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे टोटल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर, संयुक्त राष्ट्र के कुल सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे एसडीजी वर अडॉप्टेड इन द ईयर, एसडीजी जो है वो कौन से ईयर में अडॉप्ट की गई थी? 2015 में अडॉप्ट की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी एम्फेसाइज, जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो किस पर जोर देती है? वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर जोर देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप मेनली फोकसेस ऑन, जो ग्रीन उद्यमिता है वो मुख्यतः किस पर केंद्रित है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस पर क्या है? बेस्ड है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया एम्स टू, भारत में पर्यावरण कानूनों का उद्देश्य क्या है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का उनका मेन उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की विच एक्ट डील विद एयर पोल्यूशन इन इंडिया, जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है उसी को क्या करता है? वही यहाँ पर काम करता है। ये एक्ट कब लागू किया गया था? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एयर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन जो कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है वो कब लागू किया गया। ठीक, ये पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 20 है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज स्टेबलाइज्ड इन 2010। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी मेनली डील्स विद, जो एनजीटी है वो किससे मुख्यतः संबंधित है? वो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट से, पर्यावरणीय विवाद से क्या है? संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे AQI स्टैंड फॉर, AQI जब बोलते हैं, जैसे आजकल आप लोग बड़ा न्यूज में पढ़ रहे होंगे दिल्ली का AQI बढ़ गया है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद हम बात करेंगे AQI इंडिकेट्स क्या दर्शाता है? एयर पोल्यूशन लेवल को दर्शाता है। जब पुअर AQI होगा तो मेनली किसको अफेक्ट करेगा? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ठीक, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एम्फेसाइज, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान बल देता है, किसको देता है? हार्मोनी विद नेचर, मतलब प्रकृति के साथ सामंजस्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 26 सेक्रेड ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ, जो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो इंसिटिव कंजर्वेशन के एग्जाम्पल होते हैं, वहीं पर उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि उस पेड़ की पूजा हम करते हैं, वही क्या कहलाते? सेक्रेड ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू, जो मानव की जनसंख्या की वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा? रिसोर्सेज डिप्लीशन होंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, पोल्यूशन इंक्रीज करेगा। तो ये सभी यहाँ पर राइट आंसर है इसके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, जो स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1972 में। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की इंडियाज कमिटमेंट टू SDG इज कोऑर्डिनेटेड बाई NITI आयोग। ठीक है, इसके द्वारा
भारत में एसडीजी के समन्वय की जिम्मेदारी है किसके पर है? एनआईटीआई आयोग पर है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा परितंत्र का कार्य नहीं है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ, नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, डिकम्पोजिशन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर्स, मतलब जो संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है किसको? लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी को, जिससे हमारी फ्यूचर पॉपुलेशन सेफ रहे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, इन्वायरमेंटल इथिक्स डील विद, जो इन्वायरमेंटल इथिक्स है वो किससे संबंधित है? वो मोरल रिलेशनशिप विद नेचर से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, स्टैंडर्डाइजेशन डिलेमा अराइजेस ड्यू टू, जो मानवीकरण की दुविधा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यूनिफॉर्मिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक रूपता बनाम लचीलापन, इनोवेशन रेस्ट्रिक्शंस, नवाचार में बाधा, कॉस्ट इंक्रीज लागत वृद्धि, सभी पर क्या है? दुविधा उत्पन्न होती है। इसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर इसेंशियल फॉर इंश्योर्स, गुणवत्ता मानक आवश्यक है सुनिश्चित करने के लिए, कंज्यूमर सेफ्टी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, ट्रस्ट के लिए, सभी ऑल ऑफ द अबव इसका भी राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, डिसीजन मेकिंग विदाउट वैल्यूज लीड्स टू, मूल्यों के बिना निर्णय लेने से क्या होता है? शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, इथिकल फेलियर्स होंगी। तो राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, ह्यूमन वैल्यूज इन मैनेजमेंट प्राइमरली एम एट, जो प्रबंधन में मानवीय मूल्य मुख्यतः लक्ष्य रखते हैं किसका? ह्यूमन वेलफेयर का रखते हैं। तो राइट आंसर इसका भी यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, ट्रुथफुलनेस एज अ वैल्यू मीन्स, जो सत्यनिष्ठा एक मूल्य के रूप में दर्शाती है, किसको दर्शाती है? बीइंग हॉनेस्ट इन एक्शन। तो राइट आंसर इसका सी है। इसके बाद हम बात करेंगे विच ह्यूमन वैल्यू इज इसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, कौन सी राष्ट्रीय एकता के लिए कौन सा मानवीय मूल्य आवश्यक है? यूनिटी एंड टॉलरेंस। राइट आंसर इसका ए। इसके बाद हम बात करेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड AQI इन इंडिया, जो इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे डेवलप करती है? वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। राइट आंसर बी। इसके बाद विच पोल्यूटेंट इज नॉट कंसीडर्ड इन AQI कैलकुलेशन, AQI की गणना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? वो CO2 नहीं है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 शामिल है, पार्टिकुलेट मैटर 10 शामिल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी शामिल है, CO2 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे AQI वैल्यू बिटवीन 0 to 50 इंडिकेट्स, अगर AQI की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो 0 से 50 के बीच में है तो इसका मतलब माना जाता है अच्छी है एयर, जो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है वो हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे AQI वैल्यू इज 51 to 100 है, 51 to 100 है तो क्या होगा? तो ये एक सेटिस्फैक्ट्री बोले तो संतोषजनक है, हम इस पे मतलब इतनी आपत्ति नहीं कर सकते या हमारी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा कि जिससे कोई ज़्यादा हमारी हेल्थ को इशू पहुंचे, तो इसीलिए इसे बोल दिया जाता है ये अगर AQI इंडेक्स जो है 51 to 100 है तो वो संतोषजनक माना जाता है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे AQI रेंजेस 101 to 200 इज कंसिडर्ड एज, AQI की सीमा अगर 101 से 200 के बीच है तो क्या माना जाता है? तो इसको माना जाता है मॉडरेट। अब AQI मॉडरेट है, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम या सफोकेशन जैसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 43, इफ द AQI वैल्यू बिटवीन 201 to 300 इंडिकेट्स, जो जो AQI का मान है वो अगर 201 से 301 क्या दर्शाता है? अब एयर की क्वालिटी जो है वो वेरी पुअर है, ये हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से डैमेज करना स्टार्ट करेगी, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, फेफड़ों से रिलेटेड या बोले तो हमारे जो लंग्स से रिलेटेड डिजीजेज हैं वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की, विच कंट्री इज ऑफन रिपोर्टेड विद द हाईएस्ट एवरेज AQI इन द वर्ल्ड, कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक औसत AQI के लिए जाना जाता है? वो बांग्लादेश है। इसके बाद हम बात करेंगे विच इंडियन स्टेट्स या UT इज फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड विद द हाईएस्ट AQI, जो इंडियन स्टेट है जिसमें फ्रिक्वेंटली AQI हाई नापा जाता है वो हमारा स्टेट है दिल्ली। दिल्ली में जो AQI है वो हमेशा
माना नापा जाता है वो हमेशा ज़्यादा निकलता है, तो वो दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इन 45 क्वेश्चंस को आप लोग लगा लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।